Hello and welcome again with me to my YouTube channel. I am डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज आप लोग के साथ मैं डिस्कस करूँगा कुछ सवाल जो बच्चों ने मुझसे पूछे हैं मेरे प्लेटफॉर्म पर कि कुछ चीज़ें मैं आपके सामने बताऊँगा। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले जीआईसी के लेक्चरर के लिए एग्ज़ाम कराया गया था प्रीलिम्स, तो अभी तक उसका रिज़ल्ट घोषित नहीं किया गया है और दिसंबर करीब आ रहा है, नवंबर ऑलरेडी जाने वाला है, 20 तारीख हो चुकी है और 18-19 तारीख जो टेंटेटिव डेट दी गई थी उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराना बहुत ही मुश्किल सा नज़र आ रहा है। काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि अभी तक जब रिज़ल्ट ही नहीं आया प्रीलिम्स का तो मेंस के लिए आदमी कैसे तैयारी करेगा और किस तरीके से प्रिपेयर करेगा। तो काफ़ी बच्चे इसको लेके परेशान हैं। और बाकी जो यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का भी एग्ज़ाम हुआ उसका 30 तारीख का चरण हो चुका है, 13 नवंबर का चरण हो चुका है। काफ़ी बच्चों ने अपने मार्क्स भी मेरे साथ शेयर किए हैं और अपने नंबर्स बताए हैं, पुराने स्कोर्स भी काफ़ी शेयर कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा हेल्दी डिस्कशन हुआ है उनके साथ। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस 8-10 वीडियो देखेंगे तो मैंने उसी के ऊपर अलग अलग तरीके से वीडियोस डालने की कोशिश की है। सीट्स बताई हैं सब्जेक्ट वाइज कि सब्जेक्ट्स में कितनी सीट्स हैं और जनरल कैटेगरी में ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में अलग अलग सब्जेक्ट्स में मैंने सीट्स बताई हैं कि किस किस कॉलेज में सीट्स हैं। कट ऑफ के ऊपर भी बच्चे सवाल कर रहे हैं तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा उनको जवाब देने की कोशिश की है। अलग अलग विषयों में मुझसे पूछा गया कि सर कितनी कट ऑफ रह सकती है, हमारा इतना स्कोर है, तो मैंने उनको जवाब दिया है। और मैंने आप लोगों से कहा भी है कि आप लोग जो है अपने अपने स्कोर अपने अपने विषय से मुझे शेयर करें, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो मुझे उससे आइडिया लग जाएगा और मैं आपको बता सकता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज क्या स्थिति रहने वाली है जो बच्चों ने बताया है। और मैंने काफ़ी बच्चों को सजेस्ट किया भी है कि इतने मार्क्स के आसपास कट ऑफ रहने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर हम पिछले वर्षों का स्कोर देखें, जितने पुराने एग्ज़ाम हुए हैं यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के, तो उसमें क्या स्थिति रही थी पेपर का स्टैंडर्ड के हिसाब से, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के हिसाब से और सीट्स के अकॉर्डिंग। तो इस बार हालांकि कंपटीशन बढ़ा है, बच्चों ने ज़्यादा अप्लाई किया है, लेकिन सीट्स भी काफ़ी आई हैं। इतनी सीट्स पहले कभी नहीं आई, पहले 8-8, 10-10 सीटों के लिए सिलेक्शन होता था। इस बार तो हर सब्जेक्ट में किसी में 100, किसी में 97, किसी में 95, किसी में 70, 80 ऐसे सीट्स हैं। तो उसमें और जाहिर सी बात है जब पेपर का स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा पिछले पेपर्स के मुकाबले टफ आया है तो कट ऑफ उम्मीद यही की जा रही है कि कमी रहेगी। और जिस तरीके से बच्चे अपने नंबर्स शेयर कर रहे हैं तो मैं बता दूं, कोई साइकोलॉजी में शेयर कर रहा है तो कोई ज्योग्राफी में शेयर कर रहा है, कोई फिजिक्स में, कोई हिंदी में, कोई संस्कृत में, कोई एजुकेशन में, कोई लॉ में, कोई कॉमर्स में। तो सबका जो स्कोर्स आ रहा है वो ज़्यादातर लोग जो है 60, 65, 70 इसके बीच में ही स्कोर कर रहे हैं। बहुत कम ही बच्चे हैं, चाहे वो ज्योग्राफी के हों या कॉमर्स के हों या कोई और सब्जेक्ट के हों, जिसमें उन्होंने कहा हो कि हमारे 75 प्लस हैं। बहुत कम बच्चों ने मुझे शेयर किया है। तो मुझे तो स्थिति यही नज़र आ रही है कि पेपर काफ़ी टफ था। और कुछ बच्चों ने अपनी वीडियोस भी बना के डाली हैं चैनल पे, अपने अपने अलग अलग शेयर किया है, मैंने वो भी ऑब्जर्व किया। तो उसमें ये पाया कि उन्होंने भी यही कहा कि नेट के स्टैंडर्ड का पेपर था और नेट से भी ऊपर का पेपर था, बहुत सोच समझ के करना पड़ रहा था और ऐसा नहीं था कि आसान हो। और जितने ही बच्चे तैयारी करते हैं इस तरीके के पेपर की तो उनकी जीएस थोड़ी सी कमज़ोर रहती है, जीके का पोर्शन, तो वो सब्जेक्ट में तो अच्छा कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उनका जीएस पोर्शन कमज़ोर पड़ जाता है। खासतौर पर जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चों के साथ ये होता है कि उनका जीएस पोर्शन थोड़ा सा कम रहता है। तो किसी का सब्जेक्ट अच्छा है तो किसी की जीएस कमज़ोर है, अगर किसी की जीएस अच्छी है तो वो अपने सब्जेक्ट पे इतनी कमांड नहीं है। तो मतलब मिक्स ऑफ रेस्पॉन्स रहता है लोगों का। ओके, तो ऐसा नहीं कह सकते कि किसी की दोनों चीज़ अच्छी होगी। वो तब हो सकता है कि आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ इसी की तैयारी कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो कहीं ना कहीं फिर आप किसी ना किसी जॉब में लग जाते हो, कहीं ना कहीं पढ़ाना स्टार्ट कर देते हो, तो यू बिकम एंगेज इन एनी ऑफ द जॉब। तो जो स्थिति आ रही है निकल के वो यही आ रही है कि 60 to 70 के बीच फाइट होने वाली है। सो ज़्यादा हाई स्कोर नहीं जा रहा है। अभी तक की स्थिति ये है कि जो जो बच्चों ने स्कोर शेयर किया है, इसीलिए मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ कि अभी जो जो एग्ज़ाम होते जा रहे हैं बच्चे अपना स्कोर शेयर कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने मार्क्स शेयर करें, साथ साथ अपनी कैटेगरी भी बताएं कि किस कैटेगरी में क्या बन रहा है, तो उससे एक जो है हम एक जजमेंट तक पहुँच सकते हैं। ओके, तो ये तो बात रही स्कोर की। और
और रही बात जीआईसी के एग्ज़ाम की, तो जीआईसी का तो मुझे देखिए जहाँ तक उम्मीद है ये आगे बढ़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक प्रीलिम्स का ही रिज़ल्ट उन्होंने घोषित नहीं किया है। और जिन बच्चों को लगता है कि उनका मेंस में उनको मेंस लिखने का मौका मिलेगा, दो दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन, उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, हिंदी पढ़ रहे हैं, ऐसे राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक माइंड सेट होता है कि जब तक रिजल्ट नहीं आया है तो हम कैसे डिसाइड कर लें कि हमारा हो ही गया होगा। तो वो एक जो है बच्चों में एक वो पैशन नहीं आता है पेपर की तैयारी करने का, बशर्ते उनका कि स्कोर इतना अच्छा हो कि उनको लगता है कि हो ही जाएगा, या वो किसी और काम में एंगेज नहीं है तो वो अपनी जो है तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर किसी के पास और कुछ काम करने के लिए है या कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं तो बहुत दिक्कत होती है अगर बिना रिजल्ट्स के मेंस की तैयारी करना। तो देखिए क्या रहता है, लेकिन पेपर के आगे बढ़ने की संभावना है। अब रही बात तैयारी की, तो जो बच्चे तैयारी शुरू कर चुके हैं तो काफ़ी बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर हम हिंदी की तैयारी कैसे करें। तो मैंने अपनी ऑलरेडी वीडियोस उस पर डाल चुका हूँ, आप चाहे तो वो देख सकते हैं हिंदी की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कि हिंदी का सिलेबस क्या है, हिंदी में पेपर कैसा आएगा, या ऐसे राइटिंग कैसे करना है, क्या तरीका है। तो उसमें मैंने कई वीडियो डाली हैं। मैं नहीं चाहता कि उस पर मैं बार बार वीडियोस बना के डालूँ, आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली मेरे चैनल पे जाके देखिए, आपको ज़रूर आपके काम की चीज़ मिल जाएगी जो भी आपको लगता है। एक नहीं, मैंने करीब दो दो बार वो वीडियो डाली है बना के कि हिंदी में क्या आता है। लोग बच्चों में कन्फ्यूजन है कि क्या हिंदी में भी निगेटिव मार्किंग होगी, या किस तरीके का पेपर आएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा या आपको लिखना रहेगा। वो वजह सारी चीज़ें अपनी इस वीडियो में बताई हैं, तो आप उसे देखिए। ऐसे राइटिंग के बारे में बताया है कि कैसे करना है, और बुक्स भी मैंने सजेस्ट की हैं कि हिंदी के लिए कौन सी बुक्स आपको लेनी है। अगर आप चैट बॉक्स देखेंगे तो बच्चों ने पूछा है, तो उसमें मैंने हिंदी की बुक्स का नाम भी बताया है। और अगर उसके अलावा मुझसे कोई पूछता है तो मैं बता ही देता हूँ, मैसेज में टाइप करके लिख देता हूँ कि भाई कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है हिंदी के लिए या ऐसे राइटिंग वगैरह के लिए। ओके, तो मेरी आपसे यही कामना है कि आप लोग तैयारी करते रहें। अगर रिजल्ट तक आएगा कब तक आएगा, तो आपको तो उससे और टाइम मिलने वाला है, तो अपनी तैयारी जारी रखें, तैयारी ना छोड़ें। और रही बात, आपको लगता है कि अगर आपका यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन में इंटरव्यू होने के चांसेस हैं, तो आप अपनी सब्जेक्ट्स पढ़ते रहें, क्योंकि इंटरव्यू जो है मोर ओवर वो सब्जेक्ट से ही होगा। वो आपको जीआईसी के लिए भी पढ़ना है और आपको इसके लिए भी पढ़ना है, तो अपना सब्जेक्ट्स पढ़ते रहें, टच में रहें और रिवाइज करते रहें अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज, ठीक है। तो आपका इंटरव्यू होने के भी चांसेस अच्छे होंगे। अब बच्चे सवाल करते हैं कि क्या सर ये इंटरव्यू फेयर होता है, कैसा होगा। तो देखिए ये चीज़ तो ओपनली तो कहीं कोई मेंशन नहीं होती, लेकिन हम तो ये उम्मीद करते हैं कि सारा सिलेक्शन फेयर हो, इंटरव्यू भी अच्छा हो। अब ऐसी बात है, हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का है, तो जो चीज़ें और एग्ज़ाम्स में होती हैं वो उम्मीद करते हैं इसमें ना हो। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि भाई इंटरव्यू फेयर होगा और हम अच्छे से इंटरव्यू देंगे। तो हम अपने एंड से अपनी पूरी तैयारी रखें और सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयार करके जाएँ, पूरा अच्छे से ब्रशअप करके जाएँ। कहीं कोई ऐसा ना हो कि हमसे इंटरव्यू में गलती हो जाए और हम ब्लेम पर अपने ऊपर लें कि हमारा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, हम कुछ बोल ही नहीं पाए वहाँ पर, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हम एटलीस्ट वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करके आएँ कि हाँ, हमें ये ना लगे कि हमारा इंटरव्यू ख़राब हुआ। सिलेक्शन होना ना होना वो तो एक अलग किस्मत की बात है। रिटर्न निकाल के आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव द पोटेंशियल। और उसके बावजूद आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म भी करें, ये आपको लगे कि हाँ, जो आपसे सवाल पूछे गए आपने अच्छे से जवाब दिया। रेस्ट यू कैनॉट कंट्रोल दी डेस्टिनी, आप अपने डेस्टिनी को कंट्रोल नहीं कर सकते। जो आपके डेस्टिनी में लिखा है वही होगा, ठीक है। बाकी मेहनत करना आपका काम है, रिटन टेस्ट की तैयारी करना आपका काम है, इंटरव्यू की तैयारी करना आपका काम है। बाकी तो यू कैनॉट कंट्रोल द सिस्टम, यू कैनॉट कंट्रोल दी डेस्टिनी। ओके, तो ये मेरी सबको सलाह है। उससे क्या होगा कि आपको किसी तरीके का डिप्रेशन नहीं होगा, किसी तरीके की आपके अंदर जो है डिप्रेशन की भावना, हीन भावना आपके अंदर नहीं पैदा होगी। ओके, यही मेरी सलाह है, यही फार्मूला मैं अपनाता हूँ। मैं सिर्फ तैयारी करता हूँ, कंपटीशन निकालता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ, उसके बाद ये नहीं सोचता हूँ कि मेरा हो ही जाएगा, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होता है तो आगे कहीं और होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होगा तो प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, काम तो करना ही है, जिसको काम करना है नोबडी कैन स्टॉप हिम। Even I'm also doing my full-time job in a private sector. I'm also one assistant professor in one of a reputed good college of UP. Okay, और मैं उसमें कार्यरत हूँ और मैं साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर के एग्ज़ाम भी देता हूँ। यूपी हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम मैंने भी दिया है कॉमर्स सब्जेक्ट से, और मैंने भी और एग्ज़ाम दिए हैं, देता रहता हूँ जितना भी मुझे टाइम मिलता है, पढ़ता रहता हूँ और देता रहता हूँ। तो उससे एक मेरा फ्लो बना रहता है, और बाकी मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, तो मेरी एक जो है बातचीत करने की या इंटरेक्ट करने की जो एक मेरी जो एक हैबिट बनी हुई है वो कंटिन्यू रहती है। ओके, उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन आपकी जो है इम्प्रूव होती है। आप अपने विचार अपने आगे रखते हैं, अपनी बात को आगे रखते हैं, तो आप कभी भी डिप्रेस मत होइए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी नॉलेज के ऊपर कॉन्फिडेंट रहिए, और
कोई बच्चे कहते हैं कि सर इंटरव्यू की तैयारी कराइए, तो मैं इंटरव्यू की तैयारी आप लोगों को इसलिए नहीं कराता हूँ क्योंकि ये इस तरीके के इंटरव्यू हैं जो कि सब्जेक्ट बेस होते हैं। अब कोई साइकोलॉजी का है, मैं उसे क्या साइकोलॉजी की तैयारी कराऊंगा। रही बात कॉमर्स की, चलो मैं कॉमर्स के बारे में बता सकता हूँ, या मैनेजमेंट के बारे में बता सकता हूँ, या इकोनॉमिक्स के बारे में बता सकता हूँ। बट देर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, फिजिक्स। तो इसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट्स को बिल्कुल पक्का करना है, और सारा आपके सब्जेक्ट से ही होगा, और आपकी टीचिंग स्किल्स चेक की जाएंगी कि हाँ आप पढ़ा सकते हो या नहीं पढ़ा सकते हो हायर एजुकेशन लेवल पे। तो मैं ऑलरेडी टीचिंग फील्ड में हूँ सिंस पिछले 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम इन द टच ऑफ टीचिंग। ओके, बच्चों से मेरा डेली का इंटरेक्शन होता है, मैं वो सारी चीज़ें करता हूँ जो एक कॉलेज की जॉब में चाहिए होती हैं, चाहे वो क्लासेस कंडक्ट कराने से लेके, एग्जामिनेशन से लेके, पेपर सेटिंग, एवेल्युएशन। ओके, उसके अलावा करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, देयर आर सो मेनी टास्क विच आई डू ऑन अ डेली बेसिस। ओके, तो ये मेरी हैबिट है, तो मेरी जॉब चल रही है। अगर आगे बढ़ता हूँ लाइफ में तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं वही बच्चों से आग्रह करता हूँ कि अपना फोकस पढ़ाई पर रखें, ज़्यादा इधर उधर की बातों में ध्यान न दें। और कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है आप टीचिंग में आप अच्छे नहीं हो, तो आप अपनी टीचिंग स्टार्ट कर दी कहीं भी। उससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, आप बच्चों से इंटरेक्ट करोगे, और आपको पता चल जाएगा कि वाकई में आप टीचिंग की फील्ड के लिए बने हो या नहीं बने हो। तो आप इस तरीके से जो है अपने आप को एक सही पोजीशन पे पाएंगे कि हाँ आप वाकई में टीचिंग के लिए फिट कैंडिडेट हो या नहीं हो। तो इस तरीके से अपने आप को देखें और पढ़ाई करते रहें, बिल्कुल इधर उधर की बातों में ध्यान ना दें, और चैनल देखते रहें, अपने व्यूज़ शेयर करते रहें, अपने मार्क्स शेयर करते रहें, और जो भी आपके सवाल हैं वो शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा टाइम निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के जवाब दूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ, दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।